आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक इजिप्ट के अंदर स्थित जो गीजा के पिरामिड हैं उनके बारे में सुना होगा। पिरामिड्स के बारे में आपको यह पढ़ा होगा कि दुनिया के अजूबों में से पिरामिड्स का नाम लिया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि असल में उनके अंदर अजूबा है क्या? और अजूबे के साथ साथ इस बात का आश्चर्य जब आपको यह पता चल जाता है कि अजूबा होना यह है कि लगभग 4,500 साल पहले बनी हुई आकृतियां आज भी अपनी जगह टिकी हुई हैं, साथ में मिलियंस ऑफ टन जहां पर पत्थर लगा हुआ हो, ऐसी जगह बनाने में हजारों श्रमिकों की मेहनत लगी हो, वो रेगिस्तान के बीचों बीच में ही क्यों बनी है? और बनी है तो इतना पत्थर यहां पहुंचा कैसे है? ऐसे तमाम सवाल इसे विश्व में अजूबा बनाते हैं। साथियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसी रिसर्च की जिसमें यह पता चला है कि अल्टीमेटली यहां पर पिरामिड बने कैसे थे, क्योंकि दुनिया भर में इसे लेकर तमाम प्रकार की रिसर्च चल रही हैं कि पिरामिड्स का नील नदी से लगभग 60 किलोमीटर दूर होना संभव कैसे है? जनता वहां तक इतने भारी पत्थर लेकर कैसे पहुंची होगी? आप पूछेंगे कितने भारी? भाई 1 टन जो है ना वो 1000 किलो का होता है, तो 2.5 टन से लेकर 80 टन के पत्थर गीजा के पिरामिड में लगे हुए हैं। यानी 2,500 किलो से लेकर के 80,000 किलो तक की बड़ी बड़ी शिलाएं जो हैं वो इन पिरामिडों में लगी हुई हैं। तो इतने सारे पत्थरों को कोई लेके कैसे गया होगा? ना तो उस समय व्हील था, ना ले जाने के, और कोई नजदीक पहाड़ भी नहीं है, तो पहुंचा कैसे था? यह विषय इसको बहुत खास बनाता है। यही कारण है कि यह सुर्खी बनता है कि नील नदी की एक ब्रांच थी जो इस पिरामिड के बगल में से कभी गुजरा करती थी। यह हेडलाइन बनता है, पिरामिड बिल्ट अलोंग विद द लॉस्ट रिवर, जो कि नील नदी की सहायक नदी थी। यह यहां पर इजिप्ट के पिरामिड के बारे में खास जानकारी निकल कर आती है। तो आइए आज आपको दुनिया के अजूबों में से एक इन पिरामिड्स की जानकारी दी जाती है। प्रयास किया जाएगा यह बताने के लिए कि इन्हें बनाया क्यों गया था, क्योंकि अल्टीमेटली इन पिरामिड्स के आकृति को देख करके बहुत सारे कयास लोग अपने अपने तरीके से लगाते रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो पिरामिड्स दिख रहे हैं इन्हें कभी नीचे से देखा जाए तो यहां से नदर्न स्टार की लोकेशन को समझा जा सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि यहां से कभी सोलर एनर्जी का यूज करके बल्ब जलाए जाते थे। कुछ लोगों का कहना है कि एनर्जी को प्राप्त करने के लिए पिरामिड की संरचना का उपयोग किया जाता था। कुछ लोगों का कहना है कि इसके अंदर जो राजा हैं उनकी कब्र के रूप में इसका उपयोग किया जाता था, और कब्र के अंदर राजा को, मतलब इसके अंदर मकबरे के अंदर या इस पिरामिड के अंदर राजा की डेड बॉडी को ममी बनाकर रखा जाता था, यह मान करके कि राजा का पुनर्जन्म होगा। और इसके लिए इन पिरामिड्स में भारी भरकम प्रकार से खाने का सामान, मतलब सोना चांदी सब भर के रखा जाता था, ताकि राजा जब दोबारा जिंदा हो तब फिर कुछ हो। तमाम प्रकार की स्टोरीज हैं, हम सब पर थोड़ी थोड़ी सी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए दुनिया के नक्शे पर इस जगह को देखते हैं, यह कहां है और किस तरह से स्थित है। मेरे प्यारे साथियों, अफ्रीका के उत्तर पूर्व की तरफ एक देश है जिसका नाम है इजिप्ट। एक समय था जब इसका गोल्डन टाइम हुआ करता था। इजिप्ट, जिसकी राजधानी है कायरो, बसा हुआ है नील नदी के किनारे। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी इजिप्ट से होकर ही मेडिटेरेनियन ओशियन में गिरती है। कायरो से लगभग 60 किलोमीटर दूरी पर एक शहर है जिसका नाम है गीजा। गीजा के अंदर बहुत सारे पिरामिड्स बने हुए हैं, लेकिन देखने वाली बात यह है, नक्शे पर अगर ध्यान से देखें तो इजिप्ट के बगल के जो और देश हैं जैसे कि सूडान, उन देशों में भी इस तरह के पिरामिड्स बने हुए हैं। मेरे प्यारे साथियों, हाँ भाई, बहुत सारे पैसे मुझे लगातार आ रहे हैं, मैं लास्ट में कमेंट्स के अंदर सुपर थैंक्स को पढ़ लूंगा, मेरा फ्लो टूट जाएगा। हाँ जी, तो यहां पर कायरो के पास में जो ये गीजा है, इस गीजा के अंदर पिरामिड्स की बातें इजिप्ट के अंदर की जा रही हैं। अच्छा, अब ये जो आपको इजिप्ट यहां पर दिख रहा है, यहां के राजाओं के द्वारा गीजा का ही चुनाव क्यों किया गया? और जहां पर फिलहाल पिरामिड है वो क्षेत्र पूरा सहारा मरुस्थल में आता है। आप इधर देखें तो ये वेस्टर्न डेजर्ट है, और इस वेस्टर्न डेजर्ट के अंदर पिरामिड ऑफ गीजा स्थित है। अब आप इसको ऐसे समझिए कि मैं आपको और थोड़ा जूम करके अगर दिखाऊं तो ये आपको दिखाई दे रही है नील नदी, जो कि जाके आगे बर्ड फुट डेल्टा बना करके मेडिटेरेनियन ओशन के अंदर अपना पानी गिरा रही है। अब आप नोटिस करिए कि नदी तो बह रही है यहां से, और अगर हम यहां पर पिरामिड्स को देखें तो ये पिरामिड्स थोड़ी दूरी दूरी पर बने हुए हैं और नदी से थोड़ा दूर हैं। तो लोगों में हमेशा एक कयास रहा कि ऐसा क्या है कि इतने सारे पिरामिड, लगभग 100-125 से अधिक पिरामिड हैं, और वो 100-125 से अधिक पिरामिड जिसके अंदर अबू रोश, गीजा, अल आयान, अबू शर, ये जितने भी प्रकार के पिरामिड्स हैं ये नदी से थोड़े हटकर बने हुए हैं। वैज्ञानिकों में बड़ी चिंता का विषय हमेशा से रहा कि यार कैसे पॉसिबल है कि नदी के पास में ना होकर दूर बने हुए हैं। तो हाल ही में एक रिसर्च आई है जिसमें यह कहा गया है कि एक समय पर इस नदी की ही एक डिस्ट्रीब्यूटरी, यानी कि यहां से निकलकर
दूसरी तरफ बहकर जाने वाली नदी यूं हुआ करती थी। जैसे आज ये नदी अपने डिस्ट्रीब्यूटरी बनाकर यूं चल रही है, कल को मान लो ये डिस्ट्रीब्यूटरी गायब हो जाए। डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब होता है नदी के पानी को वितरण करने वाली वितरिका। दो प्रकार की चीजें होती हैं, ज्योग्राफी में अपन पढ़ते हैं ना, एक होती है जो पानी लाकर देती है, उसे कहते हैं ट्रिब्यूटरी, सहायक नदी, और एक होती है जो कि नदी अगर पानी में गिर रही हो और पानी में गिरते समय वो पानी को और फैलाकर गिराए, उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, वितरिका। तो यहां पर संभव है कि एक वितरिका यानी कि डिस्ट्रीब्यूटरी इस तरह से रही हो, ये एक रिसर्च के अंदर बात पता चली है। खैर कोई बात नहीं जी, रिसर्च ने तो अपनी बात बता दी, लेकिन हमें इस बहाने से गीजा के पिरामिड्स की चर्चा करने का मौका मिल गया। हम ये चर्चा करने निकल पड़े कि आफ्टर ऑल ये लोग यहां पर रहते कैसे थे, क्या प्लान करते थे, क्यों ये सब पिरामिड बनाते थे, सारी बातें अब आपके सामने किए जा रहे हैं। साथियों कहा जा रहा है, अच्छा ये जो पिरामिड्स बने हुए हैं ना, इतने सारे मैंने गिनती से दिखाए हैं, ऐसे ही सूडान में भी बने हुए हैं। ये जो पिरामिड्स बने हुए हैं इनके बारे में कहा जाता है कि इनमें से सबसे ज्यादा जो पॉपुलर या अभी तक भी इंटैक्ट जो पिरामिड है, जो 4,500 साल से चला आ रहा है, वो गीजा का पिरामिड है। और गीजा का पिरामिड लगभग 4500 साल पुराना पिरामिड बताया जाता है, और इसमें लगभग 2.5 मिलियन इंडिविजुअल ब्लॉक्स ऑफ स्टोन लगे हुए हैं, यानी पत्थर के लगभग 2.5 मिलियन, 2.3 मिलियन यानी कि 23 लाख पत्थर लगे हैं इसमें। आप सोचिए कि ये जो पत्थर पत्थर से दिख रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये ईंटें लगी हुई हैं, ईंटें नहीं हैं, ये फोटो दूर से लिया गया है, छोटा दिख रहा है। 480 मीटर हाइट का है। एक समय दुनिया की सबसे ऊंची इमारत ये हुआ करती थी। ये तो ब्रिटिशर्स को जब इनसे मतलब कंपटीशन हुआ कि यार तुम दुनिया की सबसे ऊंची इमारत क्यों रख सकते हो, तो इससे ऊंचा एक गिरजाघर बनाया गया ताकि लोग ये ना कहें कि सबसे ऊंची इमारत ये है, ठीक है। तो इसको बनाने में 2 दशमलव मतलब आधा किलोमीटर लंबी है यार ये, है ना। तो इसको बनाने में लगभग 23 लाख पत्थर लगे हुए हैं, और इस 23 लाख पत्थरों का जो वजन है वो 2.3 मैट्रिक टन है। प्रति पत्थर की वैल्यू बताई गई है कि एक पत्थर लगभग 2.5 टन का पत्थर है। मतलब आप सोचिए 1 क्विंटल 100 किलो होता है, टन 1000 किलो होता है। तो वजन का अंदाजा लगा के देखिए, इतनी भारी सी ये जो बिल्डिंग बनी हुई है, तो ये पहले ही लोगों के दिमाग में प्रश्न खड़ा करती है। आप सोचिए ना, इंसान इसके सामने कैसा लग रहा है, जैसे कि कोई दाना लगा हुआ हो। इतनी बड़ी बिल्डिंग यहां पर है। अच्छा, आप यहां की टोपोग्राफी देख करके अचंभित हो जाएंगे कि यार ये जो जमीन दिख रही है, ये जमीन तो यहां पर एकदम डेजर्ट जैसी दिख रही है। अब इस डेजर्ट जैसी जगह पर ये अचानक कोई इसी इमारत दिख जाए तो सवाल तो खड़े होंगे ही कि यार किसी ने क्यों बनाई, और बनाई सो बनाई, इतने भारी पत्थर कैसे लेके आया। उस समय ना तो ट्रेन थी, ना यहां पे जहाज थे, था क्या, और पत्थर लाया कहां से, यहां तो पूरा डेजर्ट है। तो यही इसके ऊपर विचार करने का विषय बनाती है, और यही कारण है कि लोग इसे मतलब एक तरह से समझिए कि अजूबों के रूप में, दुनिया के जो 7 बड़े अजूबे हैं उनमें इसे कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अब ये 3 क्यों बने हुए हैं, एक तो यहां रहा, एक यहां रहा, एक यहां रहा। तो कहा जाता है कि ये सबसे बड़े राजा का था, ये उसके बेटा का था, और ये उसके बेटा का था, ठीक है। इन तीनों के नाम हैं, एक का नाम तो शायद कूफू कूफू करके कुछ है, मैं अभी आपको चल के इसका नाम बता दूंगा कि ये कौन सी। अच्छा, तो इस प्रकार से ये 3 अलग अलग राजाओं का, हाँ खूफू था, तो ठीक है ना। तो सबसे बड़ा जो है ना वो खूफू है। खूफू का नंबर 1 पर आता है, उसके बाद में नंबर 2 पर जो चलकर आता है ना, ये 3 है यार, है ना। हाँ, एक का नाम है खूफू, एक का नाम है खाफरे, और एक का नाम है मैनकौरे। ये 3 पिरामिड यहां के सबसे बड़े पिरामिड कंसीडर किए जाते हैं, जो कि एकदम डेजर्ट के बीचों बीच हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, अगर आप ये तस्वीरें देखेंगे तो आप देखकर अंदाजा लगाएंगे कि एक तरफ तो पूरा डेवलप्ड शहर दिखाई दे रहा है, और एक तरफ डेजर्ट ही डेजर्ट दिखाई दे रहा है। ये इसलिए ताकि आप इनका इंपॉर्टेंस समझ सकें। ऐसा नहीं है कि इजिप्ट में इतनी गरीबी हो कि वो इसके आसपास शहर ना बसा सके, नहीं। इसके बारे में आप जब जाएं और अचंभित इस बात को लेकर हो कि यार ये इतने बड़े डेजर्ट में क्यों बनाया गया था। जैसे कभी आप हमारे जैसलमेर आइए, राजस्थान के अंदर जैसलमेर आइए, वहां पर जाकर के आप जब जैसलमेर फोर्ट को देखेंगे ना, तो आपके दिमाग में एक प्रश्न अनायास ही उमड़ेगा कि इतने डेजर्ट के बीच में इतने सारे लोग एक मतलब फोर्ट बनाकर रहते कैसे थे। और इतना बड़ा फोर्ट कि उसके अंदर रेजिडेंशियल फोर्ट है कि लोग भी उस फोर्ट के भीतर रहते थे। यह बात आपके दिमाग में प्रश्न खड़े करने लगती है कि यार मतलब ऑब्वियस सी बात है ना कि जहां पर आपको पानी दिख रहा है, पहाड़ नदियां सब दिख रही हैं, वहां पर रहना, इंसान का अधिवास होना कॉमन सी बात है कि हो जाएगा, इंसान रह लेगा। लेकिन ना तो जाना पानी है, ना कोई सुविधा है, ना खेती बाड़ी है, वहां पर फोर्ट बना के रह रहे हैं। ऐसे ही ये कैसे बना दिए भाई, ये भी एक चर्चा का विषय। यही कारण है कि इसे दुनिया के अंदर अजूबे के रूप में पढ़ा जाना शुरू हुआ। खैर, लोगों ने इस पर अपनी अपनी राय देना शुरू किया। तो कहा गया कि जो कूफू करके राजा था ना, ये अपनी इसके अंदर कब्र बनवाया था। राजा रानी अपनी कब्र बनवाए थे। कब्र क्यों बनवाए थे? बोले भाई जब हम मर जाएंगे उसके बाद में ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, और ये मानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को पिरामिड में रखा जाए तो उसे ऊर्जा उतनी मिलती रहती है कि उसका पुनर्जन्म होगा। देखिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको सोचने की आवश्यकता है।
विचार करने की भी आवश्यकता है कि कोई भी व्यक्ति जो पूरे जीवन पर्यंत धन कमाता है, जीवन पर्यंत लालसा में लगा रहता है कि बस मैं किसी भी तरीके से जितना ज्यादा हो सके कमा लूं, उसे अगर यह पता रहे कि एक दिन उसे जाना है, पता रहता है, बस वो भूल के चलता है, उसे अगर यह पता रहे कि मैं इस दिन जाने वाला हूं, तो संभवतया वो अपने अंदर उस वस्तु के प्रति, उस कमाई के प्रति अनासक्ति ला सकता है कि नहीं यार छोड़ो ना, क्या मतलब है जब जाना ही है। लेकिन आपको यह विश्वास दिला दिया जाए, और इजिप्ट के अंदर यह मान्यताओं में था कि अगर इस तरह की ऊर्जा ममीज को मिलती रहे तो वो व्यक्ति पुनर्जीवित हो जाता है। तो आप सोचकर देखिए कि पुनर्जन्म की अवधारणा में अपने देश के अंदर तो यह है कि उस आत्मा का पुनर्जन्म होता है, यानी आत्मा अजर अमर है, वो दोबारा से प्रोड्यूस होती है। इनके यहां तो यह मान्यता थी इजिप्ट के अंदर कि वही शरीर दोबारा पैदा होता है, तो शरीर भी खराब ना हो इसलिए उस व्यक्ति को ममी बनाकर, यानी डेड बॉडी को बहुत सारे लेप से लेप करके और उसे एक बिल्कुल कफीन के अंदर बिठा करके, लिटा करके डाल दिया जाता था, और उसके साथ में बहुत सारा खाने का सामान, बहुत सारा सोना चांदी और उसकी आवश्यकता की चीजें रखी जाती थी। क्या पता ये मम्मी फिर से जिंदा हो जाए, और जब जिंदा हो तो इसे इतने सारे संसाधनों की, तो राजा जीते जी अपने लिए ये चीजें बना लेते थे कि भाई अपन एक बार अंडरग्राउंड होंगे और फिर जब वापस आएंगे तो यहां से बाहर निकलेंगे। तो राजाओं के द्वारा अपने लिए इजिप्ट में इस प्रकार से अपनी कमाई को बचा करके रखने का यह काम किया जाता था, और उस एरिया में ये काफी फेमस था। एक समय पर इजिप्ट काफी पावरफुल डायनेस्टी मानी जाती थी, इजिप्ट के जो राजा घराने हुआ करते थे वो सब, ठीक है साहब। तो इस प्रकार से इनको बनाया हुआ है। तो अब हाँ, तो ये तीन बता दिया, ये नाम याद कर लेना यार, कुफू, खाफरे और ये मैनकूरे, ये बाप बेटे टाइप से ही है सारे के सारे, ठीक है ना। इनमें जो सबसे ऊंचा वाला है उसके बारे में 480 मीटर कहीं लिखा होता है, कहीं कुछ लिखा होता है ना। तो ये इतना ऊंचा हाइट का, मैं माफी चाहूंगा, मीटर नहीं है भाई, सॉरी फीट है, मैं मीटर बोल दिया था। इट इज 481.4 147 मीटर, मैंने इस नंबर को मीटर प्रोनाउंसिएट कर दिया था, मैं फिर से करेक्ट कर रहा हूं। इट इज 147, मैंने कहा था आधा किलोमीटर लंबा, नहीं आधा किलोमीटर लंबा नहीं है, ये 147 मीटर लंबा है, ठीक है। तो लेकिन अभी फिलहाल के लिए इसका बहुत सारा हिस्सा अभी दब चुका है, ठीक है ना। तो मतलब ये अभी जो कुछ गहराई के अंदर दबा हुआ है, तो अब इसको इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल हाइट इसकी 470-480 फीट के आसपास थी, लेकिन अब मिट्टी के तट के चलते चलते ये 448 फीट रह गया है। इतने लंबे समय के बाद भी ये बचा हुआ है, इसीलिए लोग इसके बारे में जानने के बारे में जिज्ञासा रखते हैं। तो जिज्ञासाओं में सबसे बड़ी जिज्ञासा ये कि एक ही नहीं, न जाने कितने सारे पिरामिड्स वहां पर बने हुए हैं। इन पिरामिड्स का लॉजिक तो समझ में आ गया कि राजा अपना मकबरे के रूप में इसको बनवाता था कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे यहां पर मम्मी बनाकर लिटा देना, फिर मैं वापस पैदा होऊंगा और फिर आजीवन राज करूंगा, ठीक है। इजिप्ट में ऐसे 12 बहुत बड़े बड़े पिरामिड्स हैं। इनमें गीजा का ये वाला जो कुफू वाला पिरामिड है, ये सबसे इंटैक्ट है 4,500 साल बाद भी, इसलिए दुनिया भर के जो लोग हैं वो गीजा की मीनार को देखने जाते हैं। लोगों का कहना है कि ये इस तरह से बनी हुई है कि यहां पर अगर नॉर्थ स्टार की लोकेशन की बात की जाए तो वो इसी के ही प्रमाइसेस में दिखाई पड़ता है, यानी कि उत्तर का जो तारा है उसको ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। दुनिया भर में इस अजूबे को देखकर, जैसे भारत के दक्षिण भारत में बृहदेश्वर टेंपल को जब देखते हैं तो बड़ा सवाल यही बनता है कि इस पूरे मंदिर के सबसे टॉप पर रखा हुआ लगभग 80 टन का एक पत्थर रखा हुआ है बृहदेश्वर टेंपल पर, कि इतनी ऊंचाई तक उसे पहुंचाया कैसे होगा जब आसपास कोई पहाड़ी नहीं है। तो जिस प्रकार से बृहदेश्वर टेंपल को लेकर के मन में असमंजस आता है, ऐसे ही यहां पर जो पत्थर लगे हुए हैं जिनमें प्रति पत्थर मिनिमम 2,500 किलो से लेकर के 80,000 किलो तक के पत्थर का वजन है, तो बोले इन पत्थरों को यहां ले जाया कैसे गया। इसे लेकर के बहुत सारे, मतलब अब तक बहुत सारी थ्योरीज चली हैं और उन्हें लेकर बहुत सारी फिल्में भी इस बात को लेकर बनाई गई हैं कि यह पिरामिड बनाने के लिए किस प्रकार के कंस्ट्रक्शन का, मतलब तरीके का अपना प्रयोग किया गया। बहुत सारी पॉपुलर थ्योरीज हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ट्रेडिशनल तरीके से एक पहले वहां रैंप बनाया गया होगा, रैंप से पत्थरों को ले जाया गया होगा कुछ इस तरीके से घसीट करके। अच्छा, इन पत्थरों को घसीटने के लिए रैंप बनाया होगा, तो फिर घसीटने वाले लोग कौन रहे होंगे, इसे भी लेकर के काफी सारी थ्योरीज हैं। कुछ का कहना है ये स्लेव्स हुआ करते थे जिन्हें ले जाया गया था, लेकिन फिर बाद में कुछ और लोगों ने इसका खंडन किया कि नहीं, ये स्लेव्स नहीं थे, ये बहुत ताकतवर श्रमिक लोग थे और जो पहले कृषि किया करते थे, श्रम करने के लिए यहां पर आते थे। कहते हैं कि जो सबसे बड़ा कुफू वाला पिरामिड जो आपने देखा, इसको बनने में लगभग 20 साल का वक्त लगा था। लगभग 10,000 से अधिक श्रमिक, 10 से 20,000 के आसपास श्रमिक थे जिन्होंने लग करके इसका निर्माण करा था 20 साल के अंदर। बोले अच्छा, तो श्रमिक इसको खींच कर ले जाते थे, क्योंकि उस समय कोई क्रेन तो होती नहीं थी, क्रेन नहीं थी, कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं था जहां से उठाकर इन्हें रख दें। तो बोले इन लोगों ने पहले एक पिरामिड बनाया होगा जहां से पत्थर को खींच करके श्रमिक लोग ले जाया करते होंगे।
कुछ लोगों ने फिर दिमाग लगाया कि नहीं, मैं उससे खींच करके कितनी दूरी तक ले जाएंगे, क्यों, क्योंकि खींचते हुए ले गए, पता चले आगे खुद ही गिर गए, कितने दूर तक लेकर जाएंगे। तो बोले फिर इसके अंदर एक और तरीका रखा जा सकता है। बोले क्या, बोले कुछ ऐसे स्टेप्स बना दिए गए होंगे कि ये यहां से खिंचेगा और श्रमिक जो है वो सीढ़ियों से चढ़कर चलेगा और पत्थर को खींचकर उसे लकड़ी से बीच बीच में रोककर ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाएगा, यानी कि स्टेप के थ्रू, स्टेप बाय स्टेप इसे ऊपर ले जाया जाएगा। ये भी एक थ्योरी निकल कर आई, ठीक है। दूसरा एक थ्योरी निकल कर आई कि हो सकता है पत्थरों को पहुंचाने के लिए पहले एक ऊंची सी मचान बनाई गई हो, उसमें एक तरफ वजन भर दिया गया हो और दूसरी तरफ पत्थर को, काउंटर वेट जिसको कहते हैं ना, बच्चों का जो सीसॉ होता है, एक तरफ आप बैठ गए तो ये उठ गया ऊपर, तो बोले यहां पर किसी हल्के पत्थर को बिठा करके यहां लोगों को बिठा दिया, इन्हें क्रेन की तरह यहां पर ड्रॉप कर दिया। बोले इस प्रकार से हो सकता है पत्थर पहुंचाए गए हों। मतलब कहने का अर्थ यह है कि यहां पर पत्थर को पहुंचाने को लेकर बहुत सारी थ्योरी हैं। एक थ्योरी है जिसको वाटरवे और लुब्रिकेशन थ्योरी कहते हैं। बोले यह हो सकता है कि पत्थर को पहुंचाने के लिए पानी का उपयोग किया गया हो। पानी का उपयोग कैसे, पत्थर पानी में तैरेगा भला थोड़ी, बोले नहीं, कुछ थोड़ी सी मॉइस्चर अगर कीचड़ बना के डाली जाए, तो जैसे पत्थर चिकनी मिट्टी पर आप फिसलते हैं ऐसे तो पत्थर भी फिसल सकता है। तो बोले हल्का हल्का पानी डाल करके चिकनी मिट्टी के माध्यम से उसे ऊपर खींचा गया हो, पानी से मिट्टी की चिकनाहट करके उसे लुब्रिकेशन की तरह से यूज किया गया हो, तो बोले फिर ले जाकर पत्थरों को इतना ऊंचाई पर पहुंचा गया हो। मतलब यहां पर यह विस्मय ही है कि यहां पत्थर ऊंचाई तक कैसे पहुंचे। लेकिन इससे भी बड़ा विस्मय यह था कि भाई एक बात बताओ कि यहां पर ही पत्थर कैसे पहुंचे, ऊंचाई पर पहुंच गए वो तो समझ में आया, यहां तक भी कैसे पहुंचे, ऊपर चढ़ाया उसको तो समझा रहे हो। तो कुछ लोगों का अब तक ये मानना था कि एलियंस ने आकर के इन पिरामिड्स का निर्माण किया होगा। वही वाली बात है कि जब किसी चीज का जवाब ना मिले तो फिर उसे कह दो कि भैया ये कोई ऊपरी शक्ति है जिसने बनाया होगा, और ऊपर की शक्तियों में सबसे ऊपर तो साहब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हाइपोथेसिस है कि उनने बनाया होगा। तमाम प्रकार की इसमें किवदंतियां चलती रही, किसने बनाया। अब जो निसेंट चीज निकल कर आई है वो ये है कि इसके बगल में नदी थी तो नदी के पानी से नाव के माध्यम से तो यहां पत्थर लाए गए, तो बहुत ज्यादा घसीटा घसीटी करनी नहीं पड़ी। नंबर एक, जब पत्थर यहां चले आए तो नदी के पानी से बहुत स्मूथली लुब्रिकेशन का काम हुआ और इस वजह से पानी के प्रयोग से इसको ऊपर तक पहुंचाया गया। तो यह बताया गया है कि वर्तमान में नील नदी लगभग 50 किलोमीटर दूर से बह रही है गीजा से, नॉर्थ साउथ की तरफ। वहीं पर उस गीजा के पास से होकर के पहले नदी निकला करती थी और इसके लिए प्रॉपर तरीके से रिसर्च करके ये आंकड़े जुटाए गए हैं। जो आके आप जानते हैं नील नदी जो है वो सबसे बड़ी नदियों में से दुनिया के शामिल है और ये मेडिटेरेनियन ओशन में गिरती है। इसकी दो शाखाएं हैं, एक इथोपिया से निकलकर आती है लेक ताना से और एक निकलकर आती है लेक विक्टोरिया से। दोनों से निकलकर जब नील नदी चलती है तब खार्तूम में जाकर सूडान के अंदर इसके ऊपर एक बैराज बनता है। ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल निकलकर आती हैं, विक्टोरिया वाली व्हाइट नाइल है, इथोपिया वाली ब्लू नाइल है, दोनों मिलकर खार्तूम में मिलती हैं सूडान के अंदर। यहां पर एक बैराज बनता है और यहां से पास होते हुए ये फिर इजिप्ट में घुसती है और इजिप्ट में घुस करके इस पर इजिप्ट की राजधानी कायरो और इनका सबसे प्रसिद्ध शहर अलेक्जेंड्रिया स्थित है और इसी नदी से लगभग 50 किलोमीटर दूर गाजा के पास में ये पिरामिड्स बने हुए हैं। स्टडी से पता चला है कि यहां पर जिस प्रकार से नील नदी अभी दिखाई देती है, आधुनिक नील नदी, उसकी एक सहायक अरामत पिरामिड, मतलब ये नदी थी, अहरामत ब्रांच थी इस नदी की, जो यहां से निकल करके पैरेलल टू पिरामिड्स होकर के यहां जाकर गिरती थी। तो बोले पहले जो आज नील नदी दिखती है इसके पैरेलल में ही इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी बह करके निकलती थी और उसी की वजह से यहां पर इसके किनारे इतने सारे पिरामिड्स बने हुए हैं। यह रिसर्च हाल ही के अंदर प्रकाशित हुई है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जाते जाते लाइक कर जाएं और